हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है आपकी नॉलेज के लिए, और दूसरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं। जैसे कि हमने इस टॉपिक को नाम दिया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जैसे कि आप जानते हैं कि हर इंडिविजुअल की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, और हर इंडिविजुअल की जो यूनिक आइडेंटिटी होती है वो उसके फिंगर के इम्प्रेशंस, यानी कि उसके फिंगरप्रिंट्स, उसके पाम के इम्प्रेशन, उसके सोल के इम्प्रेशन, ठीक है, वो उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी को इंडिकेट करते हैं। तो फिंगरप्रिंट्स हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी को क्या करते हैं, यूनिक आइडेंटिटी को बताते हैं। इज दैट क्लियर? अगर हमारे जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी मैच कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स के साथ हमारे जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मैच करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे सिबलिंग्स के साथ हमारे जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मैच करते हैं, लेकिन कंप्लीटली वहाँ पे भी कंप्लीटली मैचिंग नहीं होती है। इज दैट क्लियर? अगर आप फिंगरप्रिंट्स की बात करें तो हम एक फैमिली मेंबर्स के जो होते हैं, एक ही फैमिली के मेंबर्स जो हैं, यानी कि अगर 2-4 भाई बहन हैं, उनके भी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते हैं, मिसमैच कर जाते हैं। तो फिंगरप्रिंट्स हर इंडिविजुअल की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। ऐसे ही हर इंडिविजुअल का डीएनए भी उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो इसलिए आप इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंट जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है, मेरे फिंगरप्रिंट्स मेरी यूनिक आइडेंटिटी है, आपके फिंगरप्रिंट्स आपकी यूनिक आइडेंटिटी है। इसी तरीके से मेरा डीएनए मेरी यूनिक आइडेंटिटी है, आपका डीएनए आपकी यूनिक आइडेंटिटी है। इज दैट क्लियर? तो हर पर्सन का डीएनए उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। तो किसी भी इंडिविजुअल की यूनिक आइडेंटिटी उसका डीएनए होता है, इसलिए आप इस टेक्निक को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। हर इंडिविजुअल का डीएनए उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी है। दैट्स व्हाई दिस टेक्निक इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। व्हाट इज एग्जैक्टली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? दिस इज द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ एवरी पर्सन। ये एक यूनिक आइडेंटिटी है ऑफ एवरी पर्सन। हर इंसान की यूनिक आइडेंटिटी उसके फिंगरप्रिंट्स होते हैं। फिंगरप्रिंट्स के अलावा उसका डीएनए भी उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी है। उसके जैसा डीएनए किसी और के पास नहीं होगा। जनरली क्या होता है, जैसा कि मैं आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बता चुका हूं, 99.9% डीएनए हम सभी का सिमिलर होता है, मैच करता है। लेकिन जो डिफरेंस देखा जाता है वो 0.1% डिफरेंस देखा जाता है। वो 0.1% डिफरेंस जो है दैट इज इनफ टू आइडेंटिफाई ए पर्सन। तो एक पर्टिकुलर पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी यूनिक आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए, वो जो 0.1% डिफरेंस है ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, दैट इज मोर देन इनफ। इज दैट क्लियर? तो ये जो टेक्निक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, अपने आप में एक कंप्लीट टेक्निक है। इसमें सेवरल प्रोसेसेस परफॉर्म करने पड़ते हैं। उसके बाद हम एक पर्टिकुलर पर्सन की यूनिक आइडेंटिटी को कंफर्म कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? दिस टेक्निक वाज फर्स्ट टाइम डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफरी। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एलेक्स जेफरी। उन्होंने इस टेक्निक को पहली बार डेवलप किया, जिसके लिए उस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिला। क्या मिला? नोबेल प्राइज। तो ये टेक्निक जो डेवलप की फर्स्ट टाइम, दिस टेक्निक, पहली बार जो टेक्निक डेवलप की एक साइंटिस्ट थे, दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय ए साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट ने ये टेक्निक को डेवलप किया, उस साइंटिस्ट का नाम था एलेक्स जेफरी। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर साइंटिस्ट का अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो एलेक्स जेफरी नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस टेक्निक को पहली बार डेवलप किया। Is that clear to all of you? And this technique was introduced in India by Dr. Lalji Singh and Dr. V.K. Kashyap। दो साइंटिस्ट हैं, इंडियन साइंटिस्ट, जिन्होंने
इस टेक्निक को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अलेक्स जेफरीज को इसी तरीके से देखा जाए तो अलेक्स जेफरी को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इनको फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है एलेक्स जेफरी को। एंड दिस टेक्निक was introduced in India, इस टेक्निक को इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया? डॉक्टर लालजी सिंह एंड डॉक्टर वीके कश्यप। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था डॉक्टर लालजी सिंह और दूसरे का नाम था डॉक्टर वीके कश्यप। इन दोनों साइंटिस्ट ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नाम की टेक्निक को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। कहाँ इंट्रोड्यूस किया? इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। इसलिए यहाँ पे जो डॉक्टर लालजी सिंह है, इनको कहते हैं फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है। वर्ल्ड में पहली बार इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया एलेक्स जेफरी ने। इंडिया में पहली बार इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर लालजी सिंह ने। इसलिए इनको हम फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। तो यहां पे जो डॉक्टर लालजी सिंह है, डॉक्टर लालजी सिंह को फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इनको फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दिस टेक्निक इंट्रोड्यूस बाय हिम। तो डॉक्टर लालजी सिंह को फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। अब ये एक टेक्निक है, ये टेक्निक किस प्रिंसिपल पे काम करती है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसको डिटेल में बताने से पहले मैं इस टेक्निक के प्रिंसिपल्स आपको क्लियर कर दूं, बहुत जरूरी है। ये टेक्निक किस प्रिंसिपल्स पे काम करती है ये आपको पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ध्यान दो प्लीज, लिसन केयरफुली। इससे पहले मैं एक दो चीजें आपको थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाके कुछ दो चार चीजें बताता हूं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नाउ इट इज, सपोज दैट किसी क्रिमिनल ने कोई क्राइम किया, किसी क्रिमिनल ने कोई मर्डर कर दिया, लेकिन उसका कोई क्लू नहीं है हमारे पास। पहले टाइम पे जब मेडिकल प्रोफेशन इतना डेवलप नहीं था, तो एक जो क्रिमिनल होता था वो क्राइम करके भाग जाता था, कोई क्लू नहीं मिल पाता था। तो पता ही नहीं चल पाता था कि एग्जैक्टली कोई पर्टिकुलर पर्सन ने जो क्राइम किया है, क्रिमिनल किया है, किसी का मर्डर किया है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का मर्डर किसने किया, इसकी छानबीन, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें बड़े कॉम्प्लिकेशंस आते थे। जैसे जैसे मेडिकल साइंस, जैसे जैसे बायोटेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, वैसे वैसे ये हमारा काम आसान होता गया। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का अपने आप में एक बहुत ही अहम योगदान है इन केस ऑफ फॉरेंसिक साइंस, इन केस ऑफ क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनल साइंस। ठीक है। एक ब्रांच क्रिमिनल साइंस की भी होती है, एक सब्जेक्ट क्रिमिनल साइंस भी होता है, एक सब्जेक्ट फॉरेंसिक साइंस भी होता है, जिसमें कि आप फर्दर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी तक भी कर सकते हैं। तो ये जो ब्रांच डेवलप हुई है फॉरेंसिक साइंस, क्रिमिनल साइंस, इससे जो है इससे जो है इन्वेस्टिगेशन जो टीम होती है, जिसको आप सीबीआई बोलते हैं इंडिया में, क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन, उनको बड़ी मदद मिलती है फॉरेंसिक साइंस से या फिर क्रिमिनल साइंस से। फॉरेंसिक साइंस में इस टेक्निक का मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है। ठीक है। और इस टेक्निक से हम किसी भी जो कोई भी अपराधी है, कोई भी क्रिमिनल है जिसने क्राइम किया है, उसको आसानी से पकड़ सकते हैं। पहले ज़माने में ये टेक्निक नहीं होती थी, तो बड़े कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते थे किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। लेकिन अभी ये टेक्निक डेवलप हो चुकी है, तो किसी भी क्रिमिनल को आसानी से पकड़ा जा सकता है। आर यू गेटिंग और नॉट? सपोज दैट किसी पर्टिकुलर पर्सन ने किसी पर्टिकुलर पर्सन का जाके मर्डर किया है, उसको जान से मार दिया, लेकिन कुछ ट्रेसेस वो वहाँ पे छोड़ जाता है। जैसे उसके हेयर सेल्स, हेयर फॉलिकल सेल्स वहाँ पे छूट गए, किसी ने रेप किया है तो वहाँ पे स्पर्म सेल्स छूट गए।
ठीक है। या फिर किसी ने कोई और क्राइम किया है, मतलब किसी ने मर्डर किया है, तो कभी कभी सामने वाला अपने आप को बचाने के लिए उसको खरोच देता है, उसके नेल्स में उसकी सेल्स आ सकती हैं, उसकी स्किन सेल्स आ सकती हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? या फिर उसकी ब्लड सेल्स वहाँ पे गिर सकती है। तो आपने देखा भी होगा एक टीवी सीरियल जिसको आप सीआईडी कहते हैं, सोनी पे आता है टीवी सीरियल, राइट? तो उस टीवी सीरियल में क्या देखते हैं, आपने देखा होगा उस टीवी सीरियल में जो पूरी टीम होती है सीआईडी की, तो क्या करती है, सबसे पहले आके जहाँ पे भी मर्डर होता है तो उसके आसपास एक चौक से ना एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, और लाइन ड्रॉ करके वहाँ पे बैनर्स लगा देते हैं क्राइम सीन वाले। और जब तक फॉरेंसिक साइंस की टीम नहीं आती है तब तक वो डेड बॉडी को वहाँ से उठने नहीं देते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाते हैं और फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है वहाँ से जितने भी ट्रेसेस मिलते हैं उनको, किसी की ब्लड सेल्स मिलती है, राइट, या किसी की कोई भी सेल्स मिलती है, हेयर फॉलिकल सेल्स मिलती है, या XYZ कोई सेल्स मिल जाती हैं, तो उनको कलेक्ट करते हैं और फिर उससे उसका डीएनए निकाला जाता है उन सेल्स से, और उस डीएनए को निकाल के उनके पास एक कॉपी होती है, राइट। उसके बाद वो अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करते हैं, जिस पे भी उनको जो भी सस्पेक्टेड इंडिविजुअल होता है, जिस पे भी उनको सस्पेक्ट जाता है, उनका जिस पे भी उनका शक जाता है, उन सब से वो डीएनए को मैच करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो डीएनए मैच किया जाता है, वो जो डीएनए सैंपल बनाया जाता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन की जो यूनिक आइडेंटिटी को निकाला जाता है, वो इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक से निकाला जाता है। इज दैट क्लियर? पहले जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इतना डेवलप नहीं था तो पहले टाइम पे लोग क्या करते थे, किसी के फिंगर के इंप्रेशन छूट गए, या किसी के पाम इंप्रेशन छूट गए, किसी के सोल इंप्रेशन छूट गए, ठीक है, तो उन इंप्रेशंस को एनालाइज करके उन इंप्रेशंस की मैचिंग की जाती थी किसी भी सस्पेक्टेड पर्सन के साथ, जिस पे डाउट होता था कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने इस पर्टिकुलर पर्सन का मर्डर किया होगा। तो उस टाइम पे इस तरीके से केस सॉल्व होते थे। लेकिन आज टेक्निक डेवलप हो चुकी है, बहुत ही एडवांस लेवल की बन चुकी है। तो आज जो मॉडर्न एरा में है, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए। तो कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। ये डीएनए, ये जो फिंगरप्रिंटिंग है, ठीक है, पहले जो फर्स्ट टाइम, ये हिस्टोरिकल एक मैं बैकग्राउंड में जा रहा हूँ। पहला जो फिंगरप्रिंटिंग वाला जो केस है वो इंडिया में रिजोल्व किया ब्रिटिशर्स के टाइम पे 1897 में। जलपाईगुड़ी नाम की एक जगह थी, वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स, सॉल इम्प्रेशन की वजह से एक क्राइम ब्रांच ने जो है एक केस को सॉल्व किया, एक केस को स्टडी किया और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उस अपराधी को पकड़ लिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये लिख देता हूँ मैं पॉइंट। इन 1897 फर्स्ट टाइम ये फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का जो इस्तेमाल हुआ, नॉट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बट फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का जो पहली बार इस्तेमाल हुआ, फिंगरप्रिंटिंग की स्टडी का जो पहली बार इस्तेमाल हुआ इन 1897, a crime case was solved by investigation team by analysis of सोल इम्प्रेशन के एनालिसिस से या फिंगर के इम्प्रेशंस के एनालिसिस से उन्होंने इस केस को सॉल्व किया। कहाँ पे? इन जलपाईगुड़ी, वही स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। जलपाईगुड़ी कहाँ है? ये जलपाईगुड़ी है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी नाम की एक जगह है बंगाल में। तो वहाँ पे पहली बार फिंगरप्रिंटिंग को एनालाइज करके पहला एक केस सॉल्व हुआ। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो पता चला कि फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो हर पर्सन की एक यूनिक आइडेंटिटी है। इज दैट क्लियर? एवरी पर्सन की एक यूनिक आइडेंटिटी है। लेकिन कुछ क्रिमिनल्स इतने शातिर होते हैं कि वो अपने फिंगरप्रिंटिंग को बाय सर्जिकल प्रोसेस बदलवा लेते हैं। इज दैट क्लियर? वो अपने फिंगरप्रिंट्स को सर्जिकल प्रोसेस से चेंज कर लेते हैं या कुछ और मेथड से अपने फिंगरप्रिंट्स को बदलवा लेते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ऐसे केस में उसका डीएनए उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने डीएनए को नहीं बदलवा सकता। वो अपने फिंगरप्रिंट्स चेंज करा सकता है लेकिन अपने डीएनए को चेंज नहीं करा सकता। तो मोस्ट एक्यूरेट जो आइडेंटिफिकेशन है किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, वो फिंगरप्रिंट से भी ज़्यादा उसका डीएनए है।
और इसी डीएनए की को एनालाइज करके उस पर्टिकुलर पर्सन को इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेट करके हम जो है अपना काम आसान कर लेते हैं। तो इसका अपना एक अलग सिग्निफिकेंस है, और भी इसके बहुत सारे सिग्निफिकेंस है। क्रिमिनल को पकड़ने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा पास्ट में कुछ ऐसे भी केसेस रहे हैं जहां पे पैटर्निटी को कंफर्म करने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पैटर्निटी समझ में आया कि हमारे एंसेस्टर कौन थे ये कंफर्म करने के लिए, या हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स कौन थे या हमारे पेरेंट्स कौन थे, इस बात को कंफर्म करने के लिए पैटर्निटी टेस्ट किया जाता है। तो पैटर्निटी टेस्ट के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है डीएनए को एनालाइज करने के लिए। आर यू गेटिंग और नॉट? इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। एक टर्म हम यूज करते हैं डर्मेटोग्लाइफिक्स, ये पता होना चाहिए आपको। देयर इज अ टर्म दैट यू कॉल डर्मेटोग्लाइफिक्स। डर्मेटोग्लाइफिक्स, दिस इज द स्टडी ऑफ impression of sole, palm and fingers। सोल, पाम एंड फिंगर्स की स्टडी करना डर्मेटोग्लाइफिक्स, ये एक ब्रांच होती है जिसमें कि सोल, पाम और फिंगर्स को इन्वेस्टिगेट, उनके इंप्रेशंस को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है। दैट यू कॉल डर्मेटोग्लाइफिक्स। तो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। किसी भी पर्टिकुलर की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, उसका डीएनए। 99.9% लोगों का डीएनए सिमिलर है। 99.9% हमारा डीएनए, सभी ह्यूमंस में डीएनए जो होता है सिमिलर होता है, लेकिन 0.1% डिसिमिलैरिटीज आ जाती है। एंड दैट 0.1% डिसिमिलैरिटी इज मोर देन इनफ टू आइडेंटिफाई दैट पर्सन। वो उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी बना देता है। 0.1% डीएनए हमारी यूनिक आइडेंटिटी को बना देता है। आर यू गेटिंग और नॉट? ये हमें पता है कि 0.1% डिसिमिलैरिटी होती है। अब उसी डिसिमिलैरिटी का फायदा उठा के हमने यहाँ पे एक साइंटिस्ट जिनका नाम एलेक्स जेफरी था, उन्होंने यहाँ पे टेक्निक डेवलप कर दी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इंडिया में इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर लालजी सिंह एंड डॉक्टर विकी कश्यप ने। तो फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है डॉक्टर लालजी सिंह को। इज दैट क्लियर? इसका अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंस है क्रिमिनल साइंस में, फॉरेंसिक साइंस में। इसके अलावा पैटर्निटी टेस्ट के लिए भी आप जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। तो प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल? आप यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं? विच प्रिंसिपल यू विल यूज फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड टू फाइंडिंग आउट ऑफ द आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिटी ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। एक पर्टिकुलर पर्सन की यूनिक आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए आप यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सो लिसन केयरफुली। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल सिंपल है, बड़ा आसान प्रिंसिपल है। यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है, जब आप किसी सेल से डीएनए को आइसोलेट करते हैं तो वो अपने आप में एक बल्क डीएनए होता है। क्या होता है? वो बल्क डीएनए होता है। आपने किसी सेल से डीएनए को आइसोलेट किया, ठीक है। मैंने डीएनए को कैसे आइसोलेट करते हैं ये आपको बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल में पढ़ा चुका हूँ मैं इसको अपने इस वाले चैप्टर में, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में, कि डीएनए का आइसोलेशन का प्रोसेस क्या है। इज दैट क्लियर? तो डीएनए को आइसोलेट करते हैं माइक्रोस्पूलिंग मेथड से। चिल्ड इथेनॉल मिलाते हैं, चिल्ड इथेनॉल से हम प्रिसिपिटेट आउट कर लेते हैं उस बल्क डीएनए को। अब उस बल्क डीएनए में दो टाइप की सीक्वेंस पाई जाती है। पहली जो सीक्वेंस है, दो टाइप के पीक पाए जाते हैं। एक होता है मेजर पीक और दूसरा होता है स्मॉलर पीक। तो ये जो मेजर पीक है ये 99.9% है जो हम सभी का सिमिलर होता है। बल्क डीएनए में मेजर पीक होता है, स्मॉलर पीक होता है। और ये जो मेजर पीक है 99.9% सिमिलर होता है सभी इंडिविजुअल में, जिसको आप मेजर पीक कहते हैं, 99.9%। और इसको आप कोडिंग सीक्वेंस भी कहते हैं या कोडिंग डीएनए भी कहते हैं, क्योंकि ये 99.9% डीएनए किसी ना किसी में अपने एक्सप्रेशन को शो करता है। ये एक कोडिंग डीएनए है। वहीं जो स्मॉलर पीक है
इस स्मॉलर पीक में नॉन कोडिंग डीएनए होता है और ये स्मॉलर पीक में जो टोटल डीएनए है वो 0.1% होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 0.1%। प्रिंसिपल समझ लीजिए इसका। तो यहाँ पे जो बल्क डीएनए है जो सेल से आपने आइसोलेट किया है उसमें एक मेजर पीक आ जाता है, एक स्मॉलर पीक को आप ऑब्टेन करते हैं। मेजर पीक में कोडिंग डीएनए होता है, स्मॉलर पीक में नॉन कोडिंग डीएनए होता है। अब यहाँ पे ये जो नॉन कोडिंग डीएनए है इसकी खास बात ये है कि इसको आप, इस नॉन कोडिंग डीएनए को यहाँ पे एक नाम दिया गया है सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए नाम दिया गया है इसको, आप सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? क्या कहते हैं इसको? सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। इसको सैटेलाइट डीएनए क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे नॉन कोडिंग जो होता है 0.1% और ये जो इसको आप क्या कहते हैं? सैटेलाइट डीएनए। मैंने बताया कि बल्क में एक मेजर पीक होती है, स्मॉलर पीक होती है। मेजर पीक 99.9% ये होते हैं ये, और ये कोडिंग डीएनए है। वहीं 0.1% नॉन कोडिंग होते हैं जिसको आप सैटेलाइट कहते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है सैटेलाइट क्या है। ये जो नॉन कोडिंग है 0.1% है, सैटेलाइट डीएनए है। और इस सैटेलाइट डीएनए की एक पहचान होती है कि सैटेलाइट डीएनए में हमेशा नाइट्रोजनस बेस पेयर की रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है, रिपीटिशंस होता है सीक्वेंस का। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर किसी कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस है, सपोज दैट आप एक स्मॉलर सीक्वेंस को ले लीजिए, आपने ले लिया जीसी, तो जीसी मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो जाएंगे, या एटीजीसी मल्टीपल टाइम रिपीट हो जाएंगे, या एजी मल्टीपल टाइम रिपीट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे ये एक रिपीटेटिव सीक्वेंस है, यानी कि यहाँ पे डीएनए की जो सीक्वेंस है वो रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट होती है। ये इसकी खास पहचान है और इसी रिपीटेशन का हमें फायदा उठाना है, इसी प्रिंसिपल का हमें फायदा उठाना है और इसी फायदे को उठा के हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को डेवलप करना है। तो मैं डिटेल में बता रहा हूँ आपको, लिसन केयरफुली। तो इसे सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। ये रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है बेटा। ये क्या होती है? ये एक रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस आती है ये क्रोमोसोम के किस पार्ट में होती है ये भी मैं बता दूं। सपोज दैट दिस इज क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम में जो हाईली डेंस एरिया होता है जहां पे क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस्ड, हाईली कंडेंस्ड पैक होते हैं, इसमें आपका ये सेंट्रोमियर, मेनली सेंट्रोमियर में रिपीटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। या आपने एक पढ़ा होगा सैटेलाइट क्रोमोसोम। सैटेलाइट क्रोमोसोम में इस तरीके से टीलोमियर्स प्रेजेंट होते हैं, टीलोमियर सीक्वेंस, टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम। तो टीलोमियर सीक्वेंस जो होते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम्स है। तो इसमें सैटेलाइट, ये एंटीना की तरह दिख रहा है आपको, सैटेलाइट दिख रहा है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सैटेलाइट क्रोमोसोम में इस तरीके से ये देखा जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या है? या तो ये सेंट्रोमियर से आता है, या टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम का पार्ट होता है, या ये टीलोमियर से आता है, टीलोमेरिक सीक्वेंस। आपने डिटेल में स्टडी किया होगा अबाउट क्रोमोसोम इन योर 11th क्लास। तो ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है, ये जो नॉन कोडिंग डीएनए है जिसको आप सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, ये आइसोलेट किया जाता है। ये जो इसकी जो रिपीटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट होती है मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है? या तो सेंट्रोमियर में या फिर टीलोमेरिक सीक्वेंस में। आपने पढ़ा भी होगा टीलोमेरिक सीक्वेंस में क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है। टीलोमियर के अंदर जो क्रोमोसोम्स है, टीलोमियर में डीएनए में रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है। ये आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। अब ये जो सैटेलाइट डीएनए है, ये सैटेलाइट डीएनए दो टाइप के होते हैं। एक होता है मिनी सैटेलाइट और दूसरा होता है माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट दोनों में डिफरेंस क्या है? मिनी सैटेलाइट थोड़ा बड़ा होता है, माइक्रो मतलब मिनी से जो छोटा है वो माइक्रो है, और मिनी थोड़ा बड़ा होता है। तो मिनी सैटेलाइट में जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं, यहां पे 10 to 60 बेस पेयर होते हैं ऑन एन एवरेज। मिनिमम 10 बेस पेयर और मैक्सिमम 60 बेस पेयर होते हैं मिनी सैटेलाइट में। वहीं जो माइक्रो सैटेलाइट है, इसमें मिनिमम 1 बेस पेयर होता है और मैक्सिमम 8 बेस पेयर होते हैं। कहीं कहीं किसी बुक में 6 बेस पेयर भी मेंशन है। तो 1 to 8 बेस पेयर होते हैं। इस मिनी सैटेलाइट में प्रेजेंट होते हैं। इस मिनी सैटेलाइट में जो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस रिपीट हो रही है, उसे आप कहते हैं VNTR, द रिपीटिशंस ऑफ द डीएनए सीक्वेंस इन मिनी सैटेलाइट। इन मिनी सैटेलाइट्स में
को क्या कहा जाता है, VNTR कहा जाता है। इसमें जो सीक्वेंस रिपीटिशन होता है उसे VNTR कहा जाता है। और यहां पे इसको STR बोला जाता है। यानी कि मिनी सैटेलाइट्स में VNTR है, यानी कि वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीटेड सीक्वेंस, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीटेड सीक्वेंस। यानी कि ये जो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीटेड सीक्वेंस है ये एग्जैक्टली क्या है, इस VNTR में जो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीटेड सीक्वेंस है, यहां पे इस VNTR में ये एग्जैक्टली न्यूक्लियोटाइड की पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है जो कि मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर रही है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक मिनी सैटेलाइट DNA है। इस मिनी सैटेलाइट DNA में ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, सपोज दैट ATG, सपोज दैट आपने ATG मान लिया। ये ATGC कर लीजिए सपोज दैट। तो ATGC कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। सपोज दैट इसी मिनी सैटेलाइट में ये 4 बार रिपीट हो रहा है, तो VNTR कितने होंगे, 4। मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर रही है उसको VNTR कहते हैं। इज दैट क्लियर? और किसी मिनी सैटेलाइट में वो सीक्वेंस कितनी बार रिपीट हो रही है उसे आप VNTR कहते हैं, यानी कि वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीटेड सीक्वेंस। इसकी फुल फॉर्म क्या है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीटेड सीक्वेंस। मिनी सैटेलाइट में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस कितनी बार रिपीट हो रही है उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं VNTR। इस VNTR का ही इस्तेमाल किया जाता है DNA फिंगरप्रिंटिंग में। इस VNTR को ही ऑब्जर्व किया जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसमें DNA फिंगरप्रिंटिंग में किसी DNA में, जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे ये मिनी सैटेलाइट DNA है, इसमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस 4 बार रिपीट हो रही है, तो VNTR कितने हो गए, 4 हो गए। इज दैट क्लियर? 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो VNTR 3 टाइम्स हो गए। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये देखे जाते हैं, ये ऑब्जर्व किए जाते हैं, ये उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी को डेवलप कर देते हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की। हर पर्टिकुलर पर्सन में क्रोमोसोम्स से जो VNTR निकाले जाते हैं, DNA के जो VNTR होते हैं वो वेरी करते हैं, ठीक है। हर पर्टिकुलर पर्सन के VNTR जो होते हैं वो फिक्स होते हैं और सबके अलग अलग होते हैं। इज दैट क्लियर? किसी का भी मैच नहीं करता है, इवन सिबलिंग्स का भी मैच नहीं करता है। जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं उसमें ये मैच कर सकते हैं VNTR, याद रहे। मोनोजाइगोटिक ट्विंस आपको पता है कि अगर एक ही जाइगोट से बने हुए 2 इंडिविजुअल हैं, आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मोनोजाइगोटिक ट्विंस पढ़ा है। तो उसमें क्या होता है कि एक जाइगोट जो आगे जाके स्प्लिट कर जाता है, स्प्लिट करने के बाद वो 2 डिफरेंट ब्लास्टोमियर्स में डेवलप होने, मतलब ब्लास्टोसिस्ट में डेवलप होना स्टार्ट कर देता है। इज दैट क्लियर? वो ब्लास्टोसिस्ट 2 डिफरेंट ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, उनका ओरिजिन कॉमन जाइगोट है, एक जाइगोट के 2 ब्लास्टोसिस्ट बन गए। वो ऐसे केस में मोनोजाइगोटिक ट्विंस बनता है। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ये टेक्निक वहाँ पे फेल हो जाती है, वहाँ पे VNTR मैच कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में भी उनका जो पैटर्न होता है आइरिस पैटर्न, ठीक है। देखा होगा आप आधार कार्ड बनवाने जाते हैं, तो आधार कार्ड बनवाते हैं आप, तो आप अपने थंब इंप्रेशन देते हैं, फिंगर इंप्रेशन देते हैं, इसके साथ आपका आइरिस का भी इंप्रेशन लिया जाता है। उनके पास एक मशीन होती है, डिवाइस होती है, जिससे कि आपके आइरिस के पैटर्न का, आइरिस के जो पैटर्न है, आइरिस के पैटर्न का स्कैन किया जाता है। तो जो आइरिस का पैटर्न होता है वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में भी वेरी कर जाता है। आर यू गेटिंग और नॉट? देखा होगा आपने आधार कार्ड जो बनता है वो मेरा आधार मेरी पहचान ऐसे बोलते हैं ना, तो आधार कार्ड हर इंडिविजुअल की अपनी एक पहचान बन जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी है। वोटर आईडी कार्ड इतना आपका, आपकी जो आइडेंटिटी है, वोटर आईडी कार्ड जिसको आप बोलते हैं, वो भी माना कि आपकी पहचान है, लेकिन जो एग्जैक्ट पहचान है आपकी वो आपका आधार कार्ड है, ठीक है। आर यू गेटिंग और नॉट? कहीं भी आप जाते हैं, पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, या कोई भी ऐसा प्रोसेस है, या बैंक से लोन लेने के लिए जा रहे हैं आप, या आप एक सिम कार्ड खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो आज के टाइम पे आपको अपने आधार कार्ड की कॉपी देनी पड़ती है, क्योंकि वो आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी है। उसमें आपका आइरिस का पैटर्न आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी है, उसमें आपके फिंगरप्रिंट्स का पैटर्न आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी है। इज दैट क्लियर? तो मैं ट्विंस की बात कर रहा था यहाँ पे। तो ट्विंस में ये समटाइम VNTRs सेम हो जाते हैं, सीक्वेंसिंग नंबर्स VNTRs के सेम आ जाते हैं, लेकिन उनका जो आइरिस पैटर्न है वो उनमें डिफरेंट करता है, उनमें वेरी कर जाता है, वो उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाता है। तो ये बात आपको याद रहे, ठीक है। तो ये हो गया VNTR। ऐसे ही माइक्रो सैटेलाइट है। माइक्रो सैटेलाइट मतलब
माइक्रो सैटेलाइट में बेस पेयर क्या होंगे, कम होंगे। तो देखा जाए तो इन सैटेलाइट्स में लेंथ के बेसिस पे भी डिफरेंस आ रहा है। अगर आप मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट की आप बात करें यहाँ पे, तो मिनी सैटेलाइट की लेंथ ज्यादा होगी, माइक्रो सैटेलाइट की लेंथ कम होगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ बेस पेयर कम है। और इसमें जो एसटीआर मैंने बोला है कि इनकी जो रिपीटेड सीक्वेंस होती है, इनको आप बोलते हैं सीक्वेंस टैंडम रिपीट, सीक्वेंस टैंडम रिपीट। यहां पे आप इस्तेमाल करते हैं एसटीआर मतलब सीक्वेंस टैंडम रिपीट, और वीएनटीआर मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पे इस सैटेलाइट में एक चीज और देखी जाती है, इस सैटेलाइट में नंबर वीएनटीआर देखा जाता है, और इस सैटेलाइट में एक चीज और देखी जाती है, लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। यहां पे एक टॉपिक आता है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में भी डिस्कशन किया हुआ है, मतलब लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म मतलब लेंथ में वेरिएशन है। अब मिनी सैटेलाइट की लेंथ ज्यादा होगी क्योंकि ज्यादा बेस पेयर है, और जो माइक्रो सैटेलाइट की लेंथ कम होगी क्योंकि कम बेस पेयर है। तो यहाँ पे ये एक डिफरेंस है, लेंथ वाला डिफरेंस भी है। इसको आप RFLP बोलते हो, रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये आपको स्टैंड करने के लिए जाता है, कभी कभी एग्जाम में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RFLP। RFLP मतलब रेस्ट्रिक्टेड, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट से काटोगे ना आप इसको, रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये भी एक देखा जाता है डीएनए में वेरिएशन, ठीक है। तो वीएनटीआर लेवल पे तो देखा ही जाता है, एसटीआर लेवल पे भी देखा जाता है, और इसके अलावा लेंथ लेवल पे भी देखा जाता है। डीएनए में एक पर्टिकुलर जो सीक्वेंसिंग डीएनए में जो फ्रेगमेंट्स आते हैं उनकी लेंथ वेरी करती है, जिसको आप रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड द प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो प्रिंसिपल मैं फिर से बता देता हूं, जो बल्क डीएनए होता है उसमें दो टाइप के पीक आपके पास आते हैं, एक मेजर पीक और दूसरा स्मॉलर पीक। जो मेजर पीक है उसमें नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है, सॉरी कोडिंग सीक्वेंस होती है, वहीं जो स्मॉलर पीक है उसमें नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है। और ये जो स्मॉलर पीक है नॉन कोडिंग सीक्वेंस को आप सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सैटेलाइट डीएनए का मतलब क्या है? ये मतलब सैटेलाइट क्रोमोसोम से आता है, टीलोमेरिक सीक्वेंस से आता है, सेंट्रोमियर जो होता है क्रोमोसोम में जनरली उसमें ये रिपीटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, और इनको सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। ये सैटेलाइट डीएनए दो टाइप के हैं, एक माइक्रो सैटेलाइट और दूसरा मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट के जो नंबर ऑफ बेस पेयर होते हैं लगभग 10 to 16 बेस पेयर होते हैं, वहीं जो मिनी सैटेलाइट है उसके जो बेस पेयर होते हैं 1 to 8 बेस पेयर होते हैं। तो माइक्रो सैटेलाइट में जो नंबर ऑफ यानी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की, उस सीक्वेंस का जो रिपीटिशन होता है उसे आप क्या कहते हैं माइक्रो सैटेलाइट में? वीएनटीआर। द रिपीटिशन ऑफ ए पर्टिकुलर सीक्वेंस, उस सीक्वेंस के रिपीटिशन को आप वीएनटीआर कहते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीटेड सीक्वेंस। क्या कहते हैं? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीटेड सीक्वेंस कहते हैं। और उसमें जो बेस पेयर होते हैं लगभग 10 to 60 बेस पेयर होते हैं। कितने होते हैं? 10 to 60 बेस पेयर। वहीं जो माइक्रो सैटेलाइट है उसमें 1 to 8 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। और इसमें जो आपका जो रिपीटेटिव सीक्वेंस बोला जाता है माइक्रो सैटेलाइट में, उसे कहते हैं आप STR, मतलब सीक्वेंस टैंडम रिपीट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आया? इसके साथ देखो सैटेलाइट डीएनए में लेंथ डिफरेंस देख रहे हैं आप, मिनी सैटेलाइट थोड़ा लंबा होगा क्योंकि बेस पेयर ज्यादा है, माइक्रो सैटेलाइट थोड़ा छोटा होगा क्योंकि बेस पेयर कम है। तो इसके लिए आप एक टर्म यूज करते हैं RFLP, रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये आपको पता होना चाहिए, स्टैंड करने के लिए पूछा जाता है कभी कभी, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने स्टार भी मार्क किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब बात करते हैं टेक्निक की। अब प्रिंसिपल हमें समझ आ गया कि ये प्रिंसिपल है, वीएनटीआर आपको ऑब्जर्व करने हैं, वीएनटीआर के नंबर देखने हैं, वीएनटीआर के नंबर मैच करते हैं तो क्राइम सीन पे जो हमें क्लू मिला है सस्पेक्टेड इंडिविजुअल के साथ अगर वो मैच कर रहा है, ठीक है, उसका डीएनए, तो मतलब वही क्रिमिनल है। एग्जैक्टली मान लीजिए। और यहाँ पे इस टेक्निक को आप कैसे परफॉर्म करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए। इसके बाद how you will perform this technique, how you will perform this technique that I am telling you, ठीक है। ये टेक्निक को आप कैसे परफॉर्म करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को कैसे परफॉर्म करते हैं, लिसन केयरफुली, तो ध्यान दीजिए प्लीज। तो हाउ यू विल परफॉर्म दिस टेक्निक, स्टेप बाय स्टेप आई एम गोइंग टू डिस्कस।
देखिए प्लीज टेक्निक, आप ये टेक्निक कैसे इस्तेमाल करेंगे, इस टेक्निक को यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस प्लीज। देखिए नाउ द सी टेक्निक। यहां पे सबसे पहले आप क्या करते हैं, सपोज दैट आपको क्राइम सीन पे कोई पर्टिकुलर ब्लड सैंपल मिल गया, WBC मिल गई। RBC में नहीं कर पाएंगे आप लोग, क्यों? क्योंकि RBC में न्यूक्लियस नहीं होता, RBC में DNA नहीं होता, ये आपको पता है। मैमेलियन RBC इन्यूक्लिएटेड होती है। सपोज दैट आपको WBC सेल मिल गई, या स्पर्म सेल्स मिल गए, या कोई भी पर्टिकुलर XYZ हेयर फॉलिकल सेल्स मिल गई। तो सबसे पहले आपको सेल मिली, ठीक है, उस सेल से आप क्या करेंगे, DNA को एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो द फर्स्ट स्टेप इन दिस टेक्निक इज एक्सट्रैक्शन ऑफ DNA। तो पहला जो प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप इज एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन के बाद आप क्या करते हैं, आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप उसका जो है रेस्ट्रिक्शन एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एक्टिविटी मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कट करने का काम करते हैं। इसके बाद वैसे तो ये जो DNA फिंगरप्रिंटिंग टॉपिक है, ये मैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन बिना बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल प्रोसेस के पढ़े ये टॉपिक आपको समझ नहीं आने वाला है। इसलिए इस टॉपिक को मैं एज जनरल बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में डिस्कस करता हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ये वाला चैप्टर पढ़ा दिया आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से पहले, तो इसलिए मैं इसको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ये टॉपिक ऐसा है, इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना बहुत जरूरी है। आप डायरेक्टली इस DNA फिंगरप्रिंटिंग के टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे अगर सीधा आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के सीक्वेंस में जाके इसको आप पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए आपको बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस करना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी जब मैं ये चैप्टर पहले कराता हूँ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये DNA फिंगरप्रिंटिंग का टॉपिक छोड़ देता हूँ वहाँ पे, जिससे कि मैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस आपको पूरा अच्छे से समझा सकूँ। और वो प्रोसेस समझाने के बाद, वो चैप्टर समझाने के बाद इस DNA फिंगरप्रिंटिंग को मैं समझाता हूँ, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जैसे कि मैं आपको वो चैप्टर पहले ही करा चुका हूँ, इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे मॉलिक्यूलर बेसिस में मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ये बात पता होनी चाहिए आपको। तो एक्सट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले आप एक्सट्रैक्शन करते हैं। एक्सट्रैक्शन किया आपने, आपको DNA मिल गया। DNA लेने के बाद आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी बोलिए इसको आप, ठीक है। आपको डिफरेंट फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA मिल जाते हैं। इसके बाद आप क्या परफॉर्म करते हैं, उन फ्रेगमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए एक मेथड मैंने आपको बताया था। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट को सिलेक्ट करने के लिए आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को परफॉर्म करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये वाली टेक्निक परफॉर्म करेंगे। उसके बाद आप PCR करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, क्योंकि आपके पास DNA सैंपल कम है। आपके पास जो रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि जो फ्रेगमेंट्स हैं DNA के वो कम है, उनकी अमाउंट को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन करते हैं, जिसको आप करते हैं PCR से। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पढ़ा चुका हूँ मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में। इसके बाद PCR किया। PCR करने के बाद आप क्या करते हैं, एक चीज़ और यहाँ पे आप करते हैं, सदर्न ब्लोटिंग। ये मैं आपको बताऊंगा सदर्न ब्लोटिंग क्या है। सदर्न ब्लोटिंग के बाद आप क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद आप क्या करते हैं, नंबर 7 स्टेप, ऑटो रेडियोग्राफी। और ऑटो रेडियोग्राफी के बाद आपके पास आप VNTR को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपके पास DNA आ गए हैं, VNTR आ चुका है। तो ये प्रोसेस, ये स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब पता ही है आपको। एक्सट्रैक्शन मतलब आइसोलेशन ऑफ DNA। एक्सट्रैक्शन मींस आइसोलेशन ऑफ DNA। DNA का आइसोलेशन किया जाता है। आइसोलेशन टेक्निक आपको पता ही है, आइसोलेशन ऑफ DNA मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मेरे को दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक को। आइसोलेशन ऑफ DNA आप जो है किस तरीके से करते हैं, दैट आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू इन बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में। आप माइक्रो स्पूलिंग करते हैं, चिल्ड इथेनॉल डालते हैं, चिल्ड इथेनॉल में DNA को प्रेसिपिटेट आउट कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? दैट इज एक्सट्रैक्शन। इसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं।
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में आप डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। जो माइक्रो सैटेलाइट है आपके पास या मिनी सैटेलाइट है, बिना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के यू कांट कलेक्ट दीज फ्रेगमेंट्स। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे जो मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है इस टेक्निक में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये आपको पता होना चाहिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज होने वाला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो मोस्ट वाइडली यूज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक में इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज HAE3, हीमोफिलस एगाइप्टियस। इस बैक्टीरिया से इस एंजाइम को निकाला जाता है HAE3, ठीक है। तो दिस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, मोस्ट वाइडली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस व्हिच इज यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये ब्लंट एंड से कट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये आपका मोस्टली इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एक्टिविटी कैसे होती है ये मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। सो नाउ नॉट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। तो अभी मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये मैंने पॉइंट बता दिया आपको। इसके बाद आ जाइए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक भी आपको पता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप क्या करते हैं, इस टेक्निक में आप एग्रोजेल मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। एक साइड आप पॉजिटिव चार्ज एनोड लगा देते हैं और वहाँ पे जिसका जो डीएनए सबसे शॉर्ट होता है, सबसे छोटा होता है, उसका मोलिकुलर वेट कम होता है, वो ज़्यादा एनोड की तरफ होता है और जो बड़े बड़े डीएनए होते हैं वो पीछे की साइड रह जाते हैं। तो उस तरीके से आप, और एग्रोजेल यहाँ पे सीविंग इफेक्ट देने का काम करता है। तो ये पूरा मैं आपको डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ कि एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से आप रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट को कलेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। इसमें आप इथिडियम ब्रोमाइड डाई इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यूवी रेज एक्सपोज करते हैं और उसके बाद आप अकॉर्डिंग टू यू एक फ्रेगमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं वहाँ से। इज दैट क्लियर टू? एक पर्टिकुलर जीन को वहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को आप इल्यूशन बोलते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डिटेल में। पीसीआर में मैं आपको बता चुका हूँ। सपोज दैट आपके पास डीएनए सैंपल कम है, डीएनए का क्राइसिस होता है, आपको 1-2 क्लू मिले हैं क्राइम सीन पे, तो आपको डीएनए तो मिल गया, लेकिन उस डीएनए की प्रॉपर स्टडी करने के लिए उसका एम्प्लीफिकेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपको एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट मिल गया है, वो डीएनए का फ्रेगमेंट आपको मिल गया है, लेकिन अब आप उसको एम्पलीफाई करेंगे, आप बिलियंस कॉपीज तैयार करेंगे जिससे कि आपकी स्टडी जो है वो ईजियर हो सके और आप अच्छे से उस डीएनए को एनालाइज कर सके। तो पीसीआर भी यहाँ पे इस्तेमाल होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मतलब एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन। पीसीआर का मतलब क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इसमें आप क्या करते हैं, फिर से बता देता हूँ मैं, दिस इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इसमें आप क्या करते हैं? एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन करते हैं आप। इसमें ध्यान दीजिए, यू विल डू एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन आप यहाँ पे ये करते हैं, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन। इसके बाद सदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में नहीं पढ़ाया आपको, इसलिए मैं इसको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूँ। ध्यान दीजिए सदर्न ब्लॉटिंग के बारे में, लिसन केयरफुली। सदर्न ब्लॉटिंग, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सदर्न ब्लॉटिंग। लिसन केयरफुली, सदर्न ब्लॉटिंग, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आप सदर्न ब्लॉटिंग क्यों परफॉर्म करते हैं यहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए। सदर्न ब्लॉटिंग क्यों परफॉर्म किया जाता है? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया एक टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। तो उसमें क्या करते हैं आप, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं, एग्रोजेल मैट्रिक्स पे जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं, वो अपने आप में एक सॉलिड सपोर्ट नहीं होता उनके लिए। एग्रोजेल अपने आप में एक अनस्टेबल है, एग्रोजेल मैट्रिक कंप्लीटली अनस्टेबल है, उस पर आप डीएनए को परमानेंटली सेट नहीं कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्रेजाइल होता है। ये आपको पता होना चाहिए। एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए के फ्रेगमेंट सेट होते हैं एग्रोजेल मैट्रिक्स में, वो एग्रोजेल मैट्रिक्स अनस्टेबल होती है, फ्रेजाइल होती है, वहां पे सॉलिड सपोर्ट नहीं मिलता है डीएनए को, और डीएनए के आप परमानेंट सैंपल को वहां पे परमानेंटली एग्रोजेल पे डीएनए के सैंपल्स को नहीं रख सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे एक दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जिसको आप सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं।
जिसको आप सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। इसको सदर्न ब्लॉटिंग इसलिए कहा जाता है बिकॉज दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय एडवर्ड सदर्न। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एडवर्ड सदर्न, उन्होंने इस टेक्निक को डेवलप किया जिसको आप सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय एडवर्ड सदर्न। एडवर्ड सदर्न नाम के साइंटिस्ट ने इस टेक्निक को पहली बार डेवलप किया जिसको आप सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। एंड दिस इज फॉर परमानेंट सपोर्ट टू द डीएनए। डीएनए को परमानेंट सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है सदर्न ब्लॉटिंग का। फॉर परमानेंट सपोर्ट और सॉलिड सपोर्ट, फॉर परमानेंट सपोर्ट और सॉलिड सपोर्ट। तो परमानेंट सपोर्ट और सॉलिड सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पे आप डीएनए के सैंपल को एक परमानेंट और सॉलिड सपोर्ट कैसे देंगे इस टेक्निक में, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप एग्रोजेल मैट्रिक्स यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप एग्रोजेल मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। वो एग्रोजेल मैट्रिक्स क्या है? वो एग्रोजेल मैट्रिक्स फ्रेजाइल है, वो परमानेंट सपोर्ट नहीं करती है, वो अनस्टेबल है। तो यहां पे आप एक दूसरी मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, उस मैट्रिक्स को आप कहते हैं नाइलॉन शीट। तो यहां पे जो मैट्रिक्स इस्तेमाल किया जाता है उसे आप नाइलॉन शीट कहते हैं, और इस नाइलॉन शीट को आप इंक ब्लोटर भी कहते हैं। इंक ब्लोटर, क्योंकि इसी नाइलॉन शीट पे आप आगे जाके वीएनटीआर को ऑब्जर्व करने वाले हैं, तो इसको इंक ब्लोटर भी कहा जाता है। नाइलॉन शीट इज ऑल्सो बी नोन एज इंक ब्लोटर। तो इस नाइलॉन शीट का आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, और इस नाइलॉन शीट में आप करते क्या है? सपोज दैट ये आपके पास एक नाइलॉन शीट है, अब नाइलॉन शीट में आपके पास, इस नाइलॉन शीट पे आप क्या करते हैं? जो आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए को उठाया है उस डीएनए को यहां पे पेस्ट किया जाता है। इस नाइलॉन शीट पे जो फ्रेगमेंट्स आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उठाए हैं उन फ्रेगमेंट्स को आप इस नाइलॉन शीट पे पेस्ट करने का काम करते हैं। लेकिन उन फ्रेगमेंट्स को नाइलॉन शीट पे पेस्ट करने से पहले उनको यहां पे डीनेचर्ड किया जाता है, डीनेचुरेशन किया जाता है। तो इसको आप कैसे करते हैं? इसमें सबसे पहले आप डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स करते हैं। डीएनए को हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं और डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स करते हैं। तो आप जैसे ही डीएनए फ्रेगमेंट्स का डीनेचुरेशन करेंगे वैसे ही आपके पास जो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आ जाएगा। और इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को, ये सपोज दैट यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट्स है और ये सारे के सारे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हैं, ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए नाइलॉन शीट पे। दिस इज नाइलॉन शीट। अब इस नाइलॉन शीट पे आपने डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेट कर दिया है, बट याद रहे इन डीएनए फ्रेगमेंट्स का पहले डीनेचुरेशन किया जाता है, इनको सिंगल स्ट्रैंडेड बनाया जाता है, उसके बाद इस नाइलॉन शीट पे इनको पेस्ट किया जाता है। इनको सिंगल स्ट्रैंडेड क्यों बनाया जाता है ये भी मैं डिस्कस करूंगा। ये हेल्प करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। अभी इसके बाद जो अगला जो प्रोसेस है, सदर्न ब्लॉटिंग का मतलब क्या है फिर से बताता हूँ। सदर्न ब्लॉटिंग मैंने आपको बताया, एग्रोजेल मैट्रिक्स जो है वो फ्रेजाइल है, वो अनस्टेबल है, डीएनए जो है वहां पे कंप्लीटली स्टेबल नहीं होते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो डीएनए वहां पे अगर कंप्लीटली स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है क्योंकि वो मैट्रिक्स फ्रेजाइल है, तो आप उसको परमानेंट सपोर्ट देंगे, सॉलिड सपोर्ट देंगे, जो कि नाइलॉन मैट्रिक्स का आप वहां पे इस्तेमाल करते हैं। और वहां पे उसको पेस्ट करने के लिए डीएनए को पेस्ट करने के लिए, सेट करने के लिए नाइलॉन मैट्रिक्स पे पहले डीएनए को डीनेचर्ड किया जाता है और इन डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड बनाया जाता है। उसके बाद इस नाइलॉन शीट पे इन डीएनए के सैंपल्स को डाला जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हो गया सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग के बाद जो अगला है वो है हाइब्रिडाइजेशन। अगला क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है। तो हाइब्रिडाइजेशन में आप क्या करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन में आप इस्तेमाल करते हैं ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आपके पास डीएनए आए हैं,
ठीक है, इनके लिए आप हाइब्रिडाइजेशन में प्रोब का इस्तेमाल करते हैं। प्रोब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं फिर से प्रोब यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ध्यान दीजिए, लिसन केयरफुली। तो इसके बाद जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब समझते ही हैं आप क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन में काफी जगह बता चुका हूं आपको, अगर आपको याद हो फ्रैंकलिन स्टॉल एंड मैथ्यू मेसेल्सन का एक्सपेरिमेंट, हाइब्रिड डीएनए डेवलप किया था हमने, वहाँ पे 2 डिफरेंट मीडियम में डीएनए को इकोलाई बैक्टीरिया को ग्रो कराया गया था, है ना, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन और लाइट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन में, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आप अगला जो करते हैं वो क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अब ये हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे परफॉर्म करेंगे ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे इसका आपको पूरा आइडिया होना चाहिए। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो इसके बाद क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो अगला जो प्रोसेस है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या करते हैं, हाइब्रिड यानी कि डीएनए के हाइब्रिड बनाएंगे। अब ये सिंगल स्टैंडर्ड आपको दिख रहे हैं, इनके हाइब्रिड बनाएंगे। यहाँ पे आप प्रोब का इस्तेमाल करते हैं, वी यूज प्रोब ऑफ मिनी सैटेलाइट्स। मिनी सैटेलाइट्स से जो कॉम्प्लीमेंट्री बना ले, वीएनटीआर से जो कॉम्प्लीमेंट्री बना ले, तो वीएनटीआर की कॉम्प्लीमेंट्री या मिनी सैटेलाइट की कॉम्प्लीमेंट्री को आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में बनाते हैं, इसमें यूज किया जाता है, यूज ऑफ प्रोब का इस्तेमाल किया जाता है, प्रोब डीएनए का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है इस हाइब्रिडाइजेशन में। और ये प्रोब क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये जो प्रोब है, प्रोब डीएनए क्या होता है, दिस इज रेडियो एक्टिव टैग डीएनए, रेडियो एक्टिव टैग डीएनए बोलते हो। अब आपने इस प्रोब डीएनए को रेडियो एक्टिव टैग क्यों बनाया, यहाँ पे प्रोब डीएनए का मतलब क्या होता है, रेडियो एक्टिव टैग डीएनए, जिसको आप किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से टैग कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट से टैग करने का पर्पज क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से टैग इसलिए किया जाता है जिससे कि वो अपने आप को पूरी तरीके से विजिबल करा सके। जैसे ही आप इन डीएनए को, इन वीएनटीआर को ऑब्जर्व करेंगे, अगर ये नॉन रेडियो एक्टिव हुए, रेडियो एक्टिव नहीं हुए, तो इनसे जो है इमिशन नहीं होगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको, यहाँ पे जैसे ही कोई रेडिएशन आप डालेंगे तो रेडिएशन डालने से रेडियो एक्टिव एलिमेंट से इमिशन होता है, और उस इमिशन की वजह से आप डीएनए के फ्रेगमेंट को ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट डालने के पीछे यही पर्पज है, जिससे कि डीएनए को चमकाया जा सके, डीएनए को आप अच्छे से देख सकें। क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जब रेडिएशन पे एक्सपोज करती हैं तो ये चमकते हैं, डीएनए चमकता है। तो डीएनए को चमकाने के लिए, डीएनए को चमकाना जरूरी है उसको ऑब्जर्व करने के लिए। जब तक डीएनए नहीं चमकेगा तब तक वो ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाएगी, इसलिए प्रोब डालना जरूरी है, जो कि रेडियो एक्टिव टैग डीएनए होता है। अब ये जो रेडियो एक्टिव टैग डीएनए, जो प्रोब डीएनए आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, ये भी कंडीशन है, ये कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए इन डीएनएज के लिए जो आपने यहाँ पे नाइलोन शीट पे डाले हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री टू दी सैटेलाइट डीएनए। तो सैटेलाइट डीएनए के साथ इनका कॉम्प्लीमेंट्री होना जरूरी है। कौन से सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट डीएनए के साथ इनका कॉम्प्लीमेंट्री होना जरूरी है, जिससे कि आप राइट इनको ऑब्जर्व कर सकें। तो सपोज दैट आपने यहाँ पे ये प्रोब डीएनए डाल दिए, ये आपने यहाँ पे प्रोब डीएनए डाल दिए हैं, इज दैट क्लियर? तो देखो अभी आपके पास ये हाइब्रिड डीएनए डेवलप हो गए नाइलोन मैट्रिक्स पे। अब इन हाइब्रिड डीएनए में आप आसानी से सीक्वेंस को, वीएनटीआर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन, ये आपके हाइब्रिड डीएनए बन गए। यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ आपने प्रोब डीएनए को कॉम्प्लीमेंट्री बना दिया। प्रोब डीएनए क्या है, एक रेडियो एक्टिव टैग डीएनए मॉलिक्यूल है, तो उसके साथ उसका कॉम्प्लीमेंट्री बन गया। तो यहाँ पे ये हाइब्रिड डीएनए डेवलप हो गए। क्या डेवलप हो गए, ये हाइब्रिड डीएनए डेवलप हो गए, इसलिए इसको हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। और ये हाइब्रिडाइजेशन बहुत जरूरी है, जिससे कि डीएनए को चमकाया जा सके, डीएनए को ऑब्जर्व किया जा सके। अब एट द एंड हाइब्रिड डीएनए बनाने के बाद अब आपको वीएनटीआर गिनने हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीटेड सीक्वेंस को काउंट करना है। तो उसको काउंट करने के लिए इनको देखना भी जरूरी है। ये नॉर्मली आपको सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं दिखाई देते हैं। अगर आप सोचें कि कोई आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल करके या सनलाइट का इस्तेमाल करके इन वीएनटीआर को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आप कौन सा रेडिएशन इस्तेमाल करेंगे, एक्स रे। याद रहे यूवी रेज यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता है।
इन प्रॉप्स को ऑब्जर्व करने के लिए, इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को, इन वीएनटीआर को ऑब्जर्व करने के लिए जो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है एक्सरे रेडिएशन का। तो जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में भी आपको पढ़ा चुका हूँ। ऑटो रेडियोग्राफी कब आप परफॉर्म करते हैं? सबसे पहले आप हाइब्रिड डीएनए बनाते हैं, पहले आप प्रॉप डीएनए डेवलप करते हैं। प्रॉप डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री है आपका सैटेलाइट के साथ, तो प्रॉप डीएनए को ही आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अदरवाइज तो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इन वीएनटीआर को गिनने के लिए जो हमारा जो लास्ट स्टेप है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वो है ऑटो रेडियोग्राफी। वो है ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में क्या किया जाता है? एक्सपोज एक्सरे रेडिएशन। तो एक्सरे रेडिएशंस को एक्सपोज किया जाता है और एक्सरे रेडिएशंस को एक्सपोज करके वो वीएनटीआर आपके पास इजिली विजिबल हो जाते हैं। उनको आप काउंट कर सकते हैं और काउंट करने के बाद पता कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को कंप्लीटली परफॉर्म कर सकते हैं और आपका उद्देश्य यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है ऑटो रेडियोग्राफी के बाद। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं यहाँ पे, ठीक है, इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सबसे ज़्यादा जो परफॉर्म की जाती है, सबसे बड़ा जो सेंटर है इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वो है CDFD, सेंट्रल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोसिस। ये पता होना चाहिए आपको। सेंट्रल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंडिया के इस सेंटर में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को परफॉर्म किया जाता है। सेंट्रल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोसिस बोलते हैं इसको, सेंट्रल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोसिस, एंड दिस इज परफॉर्म एंड दिस इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? सेंट्रल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोसिस कहाँ पे है? ये है हैदराबाद में। कहाँ है बेटा? ये हैदराबाद में है। यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो एप्लीकेशन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सिग्निफिकेंस है, आप इससे पैटर्निटी कंफर्म कर सकते हैं। क्रिमिनल को इन्वेस्टिगेशन करने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इज दैट क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मैं आपको फिर से बता देता हूँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ये एक यूनिक आइडेंटिटी है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का एक अपना यूनिक डीएनए का सीक्वेंस होता है, उसे आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या है इसका? वो प्रिंसिपल है मिनी सैटेलाइट या माइक्रो सैटेलाइट। सैटेलाइट डीएनए इसका एक प्रिंसिपल है। जो बल्क डीएनए होता है, उस बल्क डीएनए में दो टाइप के डीएनए होते हैं, एक कोडिंग और दूसरे नॉन कोडिंग। कोडिंग 99.9% होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं इन ऑल ह्यूमन बींग्स, जबकि 0.1% होते हैं नॉन कोडिंग जिनको आप सैटेलाइट बोलते हैं। और सैटेलाइट डीएनए बोलते हो, ये जनरली सैटेलाइट डीएनए क्रोमोसोम के कौन से पार्ट से आते हैं? या तो सेंट्रोमियर से आते हैं या फिर ये टेलोमेरिक सीक्वेंस से आते हैं। तो इनमें इनकी जो खास बात ये है कोडिंग सीक्वेंस की कि ये रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है। और ये दो टाइप की है, मिनी सैटेलाइट एंड मैक्रो सैटेलाइट। 10 to 60 बेस पेयर मिनी सैटेलाइट होते हैं और 1 to 8 बेस पेयर माइक्रो सैटेलाइट होते हैं। तो मिनी सैटेलाइट में आप वीएनटीआर को कंफर्म करते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीटेड सीक्वेंस, जो कि अपने आप में एक डीएनए की सीक्वेंस है, वो कितने टाइम्स रिपीट हो रही है आपको ये देखना है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आया? यही प्रिंसिपल है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। और यहाँ पे जो टेक्निक आप इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले आप एक्सट्रैक्शन करेंगे। एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में बता चुका हूँ। उसके बाद आप जो है एक्सट्रैक्शन करने के बाद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मेनली कौन सा परफॉर्म किया जाता है, यूज किया जाता है? हीमोफिलस एगाइप्टियस, मैंने लिखा है ये, ठीक है। ये GGCC इस सीक्वेंस में कट करता है, GGCC सीक्वेंस में कट करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बाद आपके पास काफ़ी सारे फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं। उन फ्रेगमेंट्स को आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, एग्रोजेल मैट्रिक्स जो होती है वो फ्रेजाइल होती है, अनस्टेबल होती है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड परमानेंट सेटअप नहीं होता है डीएनए का। डीएनए का जो परमानेंट सेटअप होता है वो होती है नाइलॉन शीट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो नाइलॉन शीट पे आप जो है डीएनए को पेस्ट करते हैं। तो नाइलॉन शीट पे डीएनए को पेस्ट करने से पहले डीनेचुरेशन किया जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो डीनेचर्ड किया जाता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट होने के बाद उसको पेस्ट किया जाता है नाइलॉन शीट पे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाइलॉन शीट क्या है? एक सॉलिड सपोर्ट है, परमानेंट सपोर्ट है डीएनए के लिए, ठीक है। अब आपके पास नाइलॉन शीट पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड मिनी सैटेलाइट्स हैं। इसके बाद आप हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में आप प्रोब डीएनए का इस्तेमाल करते हैं और ये प्रोब डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री होता है उस मिनी सैटेलाइट के लिए। तो जैसे ही आप इस प्रोब डीएनए को जो है
नायलॉन शीट पे लेके जाएंगे तो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा सिंगल स्टैंडर्ड जो ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे उनके साथ, और कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया। अब आपके पास हाइब्रिड डीएनए आया, हाइब्रिड डीएनए को आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिव डीएनए को ही आप ऑब्जर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडिएशंस। तो रेडिएशन से ऑब्जर्व करने का जो तरीका होता है उसको आप ऑटो रेडियोग्राफी बोलते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी नाम से ही क्लियर हो रहा है, इज दैट क्लियर? तो वहाँ पे आप एक्सरे रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, यूवी रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक्सरे रेडिएशन का इस्तेमाल करके आप जो है उन VNTR को गिन लेते हैं, और गिनने के बाद आपको कंफर्म हो जाता है, आपको एक पर्टिकुलर पर्सन की एक यूनिक आइडेंटिटी मिल जाती है। अगर आप किसी क्रिमिनल को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो आप उससे मैच करके देख सकते हैं, अगर वो मैच हो जाता है इट मीन्स दैट इज क्रिमिनल, ठीक। या फिर पैटर्निटी टेस्ट को कंफर्म करने के लिए भी इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिटेल में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा दिया। इसके बाद इस टॉपिक को आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना अच्छे से, यहाँ पे मैंने पढ़ा दिया ये अपने आप जो है इसके पॉइंट्स बनाना, इसके नोट्स जो है लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और इसके नोट्स बनाने के बाद, ठीक है, जब आपको ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए, नोट्स बनाने के बाद आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। एनसीईआरटी में कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है, उनको भी अच्छे से देखना। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। हालांकि पूरा ही आपको जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं उन सभी टॉपिक्स को आपको एनसीईआरटी से भी कवर करना है। ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो मैं इस चैप्टर में अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। इज दैट क्लियर? मैं एनसीईआरटी का पूरा पेरीफेरी, जिससे कि आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से समझ आ जाए। एग्जाम में मेनली एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, ये बात फैक्ट है, लेकिन एनसीईआरटी के पेरीफेरी में जाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एनसीईआरटी के पेरीफेरी में नहीं जाएंगे तो एनसीईआरटी आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी। आपने देखा होगा जैसे एक चैप्टर होता है, चैप्टर के एंड में समरी होती है, तो समरी को पढ़ के जैसे आपको चैप्टर समझ नहीं आ सकता, ठीक है, वैसे ही हम अगर आपको इतना पेरीफेरी में नहीं पढ़ाएंगे, ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर नहीं करेंगे, सिर्फ वी विल स्टिक टू द एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी के पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे तो वो आपके लिए क्रैमिंग जैसा हो जाएगा, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए, राइट, उसको अच्छे से बताने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए हमें इतना पेरीफेरी में जाना पड़ता है। इज दैट क्लियर? तो पहले आप ये भी पढ़िए, आपका जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पढ़ने की, पहले आपको जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़िए, आप उसके नोट्स प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि एट द एंड आपको नोट्स काम आने हैं। नोट्स से जल्दी से रिवाइज हो जाता है, चीज़ें क्लियर हो जाती है। उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़िए। तो ये पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फिर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। और ये जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। ये आपको बहुत ही अच्छे से इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इनसे काफ़ी सारे लॉजिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, कहीं पे कोई लूप होल छूट जाता है, तो वो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आप अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे कोई लूप होल नहीं छोड़ना है, इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसी के साथ जो जेनेटिक्स पोर्शन है वो हमारा कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, राइट, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।